चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का आकलन। कल हम लोग जो पढ़े थे वो क्या था? चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश है जो गतिमान है, उस आवेश का बल निकाला था, है ना। F इज इक्वल टू निकला था क्यू वी भी साइन थीटा निकला था। अभी वो आवेश पे नहीं है, एक आवेश के बारे में बात। अब एक तार होगा और उस तार पर जब उस तार से होकर के आवेश दौड़ रहा होगा तो उस तार पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कितना लग रहा है आवेश बल, उसका गणना करना है। जैसे हम पहले बना दें, ये है चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो कैसे याद आएगा कि ऐसा वाला कभी पढ़े हैं कि नहीं, जो विद्युतीय क्षेत्र वाले केस में पढ़े होंगे शायद। हाँ बाबू, बल वाला एग्जैक्टली वही है। देखो ना, अब यहां पर हम एक तार रख रहे हैं। देखो तार, ये वायर है। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसका एकांक पृष्ठ का ये क्षेत्रफल होगा और एकांक, ये इसको क्या बोलेंगे? एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल। लिख दें यहाँ पर, इसको हम लिख रहे हैं एकांक पृष्ठ। एकांक पृष्ठ को अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। हम इसको लिख देते हैं अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हो गया। और इससे होकर के आवेश बह रहा है, तो आवेश जो इससे होकर जा रहा है वो आवेश क्या है? आई। धारा जो बह रही है इससे, क्योंकि धारावाही चालक तार बोला ना, तो इससे होकर के जो धारा बह रही है वो आई है। क्लियर हो गया? हमको जो कैलकुलेट करना है वो है लगने वाला बल, और वो बल किसके द्वारा लग रहा होगा? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। तो हम तो जानते ही हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो लगने वाला बल होता है वो F होता है, और F इज इक्वल टू क्या होता है? Q V B साइन थीटा। कुछ हो या ना हो, जैसे हम हमेशा बोला कि थ्योरी अगर क्लियर रहेगा तो आगे चल करके कभी तैयारी में जाइएगा तो न्यूमेरिकल्स भी आप आसानी से बना सकते हैं। हाँ ठीक है, BB साइन थीटा, VB साइन थीटा लिख सकते हैं ना। क्रॉस में दिक्कत था, V क्रॉस B, याद है ना, यहाँ लिख सकते हैं। हाँ बाबू, अब ध्यान सुनो ना बात को। हम हमेशा बोला थ्योरी क्लियर, न्यूमेरिकल्स भी होगा क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ न्यूमेरिकल्स के हिसाब समझो। आपको एक चालक तार दिया गया है, ध्यान से, और ये चालक तार कहाँ रखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। इसको मिटा देते हैं, है ना। अब ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो कोई ना कोई एंगल भी बनाएगा, और एंगल का क्या बनाएगा? थीटा को। इसको हम बोल सकते हैं कि वेक्टर बी है। हाँ बाबू, चालक तार है तो उसकी लंबाई नहीं, डिपेंडेंसी होगी, लंबाई नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली होगा लंबाई, कैसे नहीं लंबाई होगा? सही है बात। कुछ लंबाई है, L लंबाई का एक चालक तार है जिससे होकर के जो धारा बह रही है वो I है। इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। सही है बात। हमको इस पर निकालना है कि अगर ये इस चुंबकीय क्षेत्र में ये तार रख दिया गया है तो ये तार जो है ये अपने ऊपर कितना बल का अनुभव करेगा। तो हम बोला कि ये अनुभव करेगा QVB साइन थीटा, कल वाले फॉर्मूला से। लेकिन फिर पता करना पड़ेगा कि इससे होकर के बहने वाले आवेश का मान कितना है, उसको वैल्यू को यहाँ रखेंगे। V का मान इसका कितना होगा, उसको यहाँ रखेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र B तो है ये है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। साइन रहेगा और थीटा के रूप में है ही है, वो भी रहेगा। तो अगर हम ये निकालना चाहेंगे बल, तो हमको क्या निकालना होगा? Q का मान और V का मान। अब ध्यान देखो कैसे सब्जेक्ट रिलेट करता है। सब्जेक्ट का मतलब जो कल वाला सब्जेक्ट था और जो आज वाला, ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ वो देखिएगा। अपवहन वेग भी पढ़े थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे। देखो वो कैसे आएगा यहाँ पर उठ करके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आया था? जब इलेक्ट्रॉन आवेश जो दौड़ना शुरू किया था, याद है ना। सब देखो यहाँ पर कैसे रिलेट करेगा, उसको जोड़ेगा। ध्यान से, हमको Q चाहिए। Q क्या है? आवेश। चैप्टर नंबर 1 में हम Q निकाल चुके हैं। Q इज इक्वल NE। सही है क्या? जहां N जो होता है आवेश वाहकों की संख्या, है बाबू, और ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश दर्शाता है। यही ना आवेश वाहक है बाबू। तो उसकी संख्या हो गई, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर ये दो वैल्यू हम निकाल लिए तो Q का मान हमको मिल जाएगा। बात नंबर 1 जो यहाँ पर रखाएगा वैल्यू, समझ में आया करना क्या है?
फिर हमको किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है। तो वेग जो है इसके अंदर दौड़ने वाला इलेक्ट्रॉन किस रूप में जाना जाएगा, vd के रूप में जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा, धारावाही चालक तार है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्डर में आ गया होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही था ना अपवहन वेग, तो v जो है वो vd बन जाएगा। वैल्यू को लाकर यहाँ रख देंगे और हल हो गया। सही है। देखो कैसे निकालना और क्या क्या बात निकालना है। इससे होकर के भटकने वाला कुल आवेश चाहिए हमको, और उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको किसके पास जाना है, n। n क्या होता है, आवेश वाहक, वही है ना। तो हम लिखेंगे इसमें आवेश वाहक की संख्या। तो पूरे में कितना आवेश वाहक होगा, तो ये तो एक सिलेंडर के जैसा लग रहा है, एक बेलन की तरह लग रहा है, तो पूरे बेलन में कितना होगा, आयतन के बराबर होगा। बेलन में कितना समा सकता है कोई चीज, उसके आयतन के बराबर समा सकता है ना। करंट तो इससे होकर के प्रवाहित हो रहा है, इसके सतह पर थोड़ी ना करंट है, इसके अंदर है, इसके अंदर से प्रवाहित है। नहीं, आयतन, कैपेसिटी के बारे में बात है, आयतन। समझ में आ रहा है बात। सबसे पहले हम इसका छोटा सा सेक्शन निकाल लें। मान लेते हैं ये छोटा सा भाग है, सही है। इसमें कुल कितना आवेश वाहक होगा ये निकालेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे पूरे आयतन में इतना होगा। जैसे कैसे, एक कलम का, एक कॉपी का दाम अगर 20 रुपया है तो 50 कॉपी का दाम कितना होगा, पहले एक का निकाल लो। तो एकांक का हम पहले निकालेंगे, आवेश वाहकों की संख्या। देखिए हम लिखेंगे माना कि हम यहाँ पर कैलकुलेशन सीधे दे रहे हैं, और ये सब चीज़ जो हम अभी किए ना उसको हम बाद में यहाँ पे लिख देंगे। पहले कैलकुलेशन समझो, क्या निकालना है हमको, बल। प्रश्न को समझ में आना चाहिए। बल, कौन सा बल निकालना है, तो सर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल। ये बल किस पर लग रहा है, धारावाही चालक तार पे लग रहा है। तो सर हम क्या कर रहे हैं, हमको इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस धारावाही चालक तार पर जो बल लग रहा है ना, हम उसका कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल का मान कितना होता है, Q V B sin थीटा। तो ठीक है, तो सर हमको पहले Q पता करना है, वही Q की जानकारी निकाल रहे हैं हम लोग, आवेश निकाल रहे हैं। तो आवेश का जानकारी कहाँ से, चैप्टर 1 से, NE। तो N ढूंढ रहे हैं। देखिए क्या है, माना कि चालक तार के एकांक आयतन में मौजूद आवेश वाहकों की कुल संख्या, क्या मान लेंगे बाबू, नंबर n से संख्या को डिनोट करते हैं। और ये इतने आवेश वाहक कहाँ पर होंगे, इस रेड वाला जो ऐसा लाइन दी है ना यहाँ पर। अब ऐसा ऐसा पूरे में भर दो, तो जब पूरे में भरने का बात आएगा तो पूरे का मतलब क्या होगा, आयतन, है ना, संपूर्ण आयतन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए संपूर्ण धारावाही चालक तार में मौजूद आवेश वाहकों की संख्या इज इक्वल टू n और इनटू, अब देखो क्या निकालना है यहाँ पर, आयतन। बेलन है ना, तो बेलन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला से बाबू, हाँ बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वही हम करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। सही है, अब समझो इस चीज़ को। तो त्रिज्या पाई आर स्क्वायर जो ये तो क्षेत्रफल है। अब पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट, ऊपर वृत्त जो है ये वाला, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम क्या डिनोट कर चुके हैं, a। तो इस पाई आर स्क्वायर के जगह पर हम a रख देंगे। h क्या होता है, ऊंचाई, यहाँ से देखें तो ऊंचाई, ऐसे देखेंगे तो लंबाई, उसको हम l बोल सकते हैं। तो आयतन क्या बन गया, 1 गुने l बन गया। ये काम तुम अपने कॉपी के राइट साइड में शॉर्ट में कर लोगे, हो जाएगा ना। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, a एंड l। सही है बाबू, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, बेलन का आयतन इज इक्वल टू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुने लंबाई। देखो तो सही है, क्या किया जा सकता है। आपको ये वाला चीज़ इसके जस्ट बगल में यहाँ पे करना है कॉपी में और एग्ज़ाम में भी, दोनों जगह। तो ये हो गया रिजल्ट में n, a और l। ये किसका मान निकला है, कुल आवेश वाहक n मिल गया ना। अब हम निकाल लेंगे क्यों, इसलिए आवेश
Q इज इक्वल टू, आवेश क्यों निकाल रहे हैं, धारा बह रही है I, और I की डिपेंडेंसी किस पर होती है, आवेश पर, Q आवेशों का प्रवाही है ना धारा, तो Q का मान निकालेंगे। Q बराबर क्या होता है, N और E। N का मान क्या निकल कर आया यहाँ से, स्मॉल n, कैपिटल A, स्मॉल l और साथ में E। दिक्कत यहाँ तक एकदम समझ में आ गया यहाँ तक ना। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लिया, Q। अब किसका मान बच गया बाबू, V का, धारावाही धारावाही चालक तार में मौजूद इलेक्ट्रॉन का वेग अपवहन वेग के समान हो जाएगा। अपवहन वेग v d के समान होगा। इसका क्या मतलब है बाबू कि v के जगह पर हम क्या रखेंगे, vd, ये वाला v। दोनों क्लियर हो गया लगता है ना, q भी मिल गया, v भी मिल गया। अब हम वैल्यू को रख सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम अब हम f निकालें तो f इज इक्वल टू इस q के जगह के लिए n a l e और साथ में v d और लास्ट में कौन बचा, b साइन थीटा मिला। सही है क्या? अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या, I इज इक्वल टू n a e v d, याद है? कौन से चैप्टर में पढ़े थे बाबू? घनत्व वगैरह वाला जब पढ़ रहे थे, धारा घनत्व एंड ऑल दैट, धारा का संबंध निकाल रहे थे धारा घनत्व से, तब ये वैल्यू निकला था। अब ऐसे याद रखोगे तो कितना आसान हो गया। अभी हमको तुमको बोलना पड़ता, फिर कॉपी उलटवाना पड़ता, अभी तुम खुद बोल दिए, मेरा काम आसान हो गया। देखो याद था। अब ये वाला वैल्यू रख देंगे। ऐसे देख के भी लग रहा है कि काफ़ी अजीब जैसा लग रहा है देखने में, तो कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू N A E और V D हटा दें तो बनेगा I L B साइन थीटा। ये निकल गया किसका मान, F। अब देखो, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक तार रख दिया जाए तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक तार पे जो बल लगाएगा उसका मान होगा I L B साइन थीटा, जहां I क्या है, धारावाही चालक तार से प्रवाहित धारा का मान, L क्या है, चालक तार की लंबाई, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में साइन थीटा। थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ धारावाही चालक तार कौन सा एंगल पर है। सही है बात? अच्छा, अब यहाँ पर देखो बाबू साइन थीटा लगा हुआ है, सदिश गुणनफल बनेगा। फिर से हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल, I को रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं L क्रॉस B होगा साइन थीटा के केस के लिए, L क्रॉस B। ये हो गया इसका सदिश निरूपण और ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। दोनों वैल्यू निकल गया मेरे पास, तकलीफ नहीं ना। और फिर इसके लिए क्या करते हैं चेक हम लोग, कंडीशंस। जब जब थीटा आता है तब तक हम लोग शुरू कर देते हैं क्या, कंडीशन निकालना। अब कंडीशंस निकालेंगे इसका भी, कंडीशंस। ठीक है, बताएंगे कंडीशंस। ये वाला बात समझ में आ गया? हाँ, ये फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि बल का ये क्यू वी भी साइन थीटा होता है। पहले आप क्यू निकालेंगे, क्यू बराबर क्या है, एन ई के लिए आप पहले एन कैलकुलेट करेंगे। एन क्या है, आवेश वाहकों की संख्या। तो मान लिया इस धारावाही चालक तार के एकांक आयतन से बहने वाले धारा आवेश वाहक की संख्या स्मॉल एन है, सिर्फ एकांक आयतन से। तो संपूर्ण आयतन से कितना, तो संपूर्ण आयतन है A गुने L, तो इससे बहने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaL। एक का दाम n तो Al का दाम NaL हो गया। और इलेक्ट्रॉन और लास्ट में E है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e ही है, तो उसको हमें स्मॉल e से ही सूचित कर दिया। तो यहाँ पर किसका वैल्यू हमको मिल चुका है, Q का वैल्यू मिल चुका है। अगला वाला पड़ाव था V है इलेक्ट्रॉन का वेग, लेकिन वो धारा जो चालक तार है वो धारावाही है, और धारावाही की स्थिति में इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है। तो V जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, Vd में तब्दील हो गया। ये भी हमको पता चल चुका है। रिजल्ट ले जा करके अगर इसको हम समीकरण 1 रख दें तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से,
और सारे वैल्यू को समीकरण 1 में हम रखेंगे। जैसे इक्वेशन 1 में सारा वैल्यू रखेंगे ILB sin थीटा मिल जाएगा। तकलीफ? अब एक ज़रूरी बात ये कि लंबाई तो सर कभी भी सदिश राशि होती नहीं है। होती है क्या? नहीं। दूरी सदिश राशि नहीं है, विस्थापन है। सर इसके ऊपर आप क्या लगा दिए? वेक्टर, मतलब कुछ भी किया सकता है। तो जवाब क्या होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसको हम इसलिए बोलेंगे तो इसकी दिशा को डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो लंबाई जो है L के ऊपर जो वेक्टर लगाया गया है, इसकी दिशा वही होगी जो धारा की दिशा होगी। तो L की दिशा ये, समझ में आया? अब दिशा के ही बारे में आज पढ़ाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। असल में हमको आज दिशा ही बताना है मैग्नेटिक फील्ड में। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक तरह से देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा है तुमको कैसे प्रतिस्थापित करना है चीज़ों को। अच्छा, हम ये सब लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। इसको तुम राइट साइड लिख लोगे, कंडीशंस बता रहे हैं बाद में, पहले इसको हम हटा रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम कंप्लीट कर दें। क्या लिखेंगे बाबू? माना कि वेक्टर B चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक तार इस प्रकार रखा गया है कि वह वेक्टर B के साथ कौन सा कोण बना रहा है? थीटा कोण बनाता है। पूर्ण विराम। ये हो गया। चालक तार से प्रवाहित धारा का मान I, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा तार की लंबाई स्मॉल l है। ठीक है बाबू? नहीं आता है लिखने के लिए, दिक्कत है। देखो तो सारी चीज़ें तो वही है जो तुम पढ़ रहे थे खुद ही। भाई अगर ये चालक तार रखे हो चुंबकीय क्षेत्र में तो कैसे रख दिए हो? क्या वो लंबवत है? क्या वो टिल्ट करके रखा हुआ है? सीधे बोले हमको वो सब नहीं, उतना पचड़ा पढ़ना ही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण के साथ आप रख दिए, बात खत्म। क्षैतिज है, उदग्र है, जो भी है, थीटा कोण से है, थीटा कोण डिफाइन कर लेगा जैसा भी रखा गया हो। सही है बात? उसके बाद बोला कि तार कितना लेंगे, तो तार L लंबाई का लेंगे, क्योंकि लंबाई पर भी डिपेंडेंसी है इसकी, है ना। चुंबकीय क्षेत्र तो B है ही है दिया हुआ, और B का मान क्या होता है वो भी हम लोग निकाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र B का मान F/Q/V आया था ना। हाँ, ध्यान रखिएगा। अब हम आएंगे कंडीशंस पर अपने। देखिए कंडीशंस क्या क्या है, और ये कंडीशंस किसके आधार पर निकलता है? ये जो थीटा वाला जो रिजल्ट आता है ना, उसी के आधार पर कंडीशंस निकलने शुरू होते हैं। सही बोल रहे हैं बाबू? कि इसके अनुसार निकालें कंडीशंस, इसके अनुसार। अब देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है जैसा कि तुम देख पा रहे हो, है ना, तो ये तार मान लेते हैं क्षैतिज ही रख दिया जाए। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और तार को भी कैसे रख दिया गया है? क्षैतिज, L लंबाई, है ना। कंडीशन 1। तब थीटा क्या बनेगा बाबू? धारा की दिशा ऐसे है, ऐसे है, तो थीटा क्या हो गया यहाँ पर? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री है तो F निकालें। F इज इक्वल टू क्या निकलेगा? F इज इक्वल टू ILB साइन 0। साइन 0 का मान 0, तो F का मान भी 0। यानी इस चालक तार पर कोई बल नहीं लग रहा होगा। बात नंबर 1 क्लियर है। दूसरा, ये था कंडीशन 1। दूसरा कंडीशन, ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये है चालक तार, लेकिन धारा की दिशा कैसी है? उल्टी। हो गया ना। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा इस स्थिति में? 180 डिग्री। तो F इज इक्वल टू ILB साइन 180। साइन 180 का वैल्यू 0, देन अगेन रिजल्ट F इज इक्वल 0। खत्म बात। सही है ना। अब तीसरा कंडीशन देखो, ये है वेक्टर B, ये है चुंबकीय क्षेत्र। सही है बाबू। और हम किसको रख रहे हैं? ये, हाँ, लंबवत जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से रख दिया गया।
तो थीटा क्या बनेगा यहाँ पे बाबू? 90 डिग्री। क्लियर है? तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो F इज इक्वल टू ILB साइन 90। तो F जो है हमको मैक्स मिलेगा ILB। किसी धारावाही चालक तार जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है उस पर लगने वाला महत्तम बल का मान कितना होगा? ILB। B यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान, L यानी चालक तार की लंबाई, और I उस चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा। क्लियर है बात? बस यही कंडीशंस जा करके मामला खत्म हो जाएगा। क्लियर है? फोटो लेना है लोग? नहीं, लेकिन डायरेक्ट फोटो ही ले लेंगे तो ठीक है। देख ले बाबू, कोई टॉपिक कहीं पर भी है तो पूछ लो पहले हमसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पानी पियेंगे? तुम लोग भी पियो पानी। 5 में खरीदा था जी। सीखो, कुछ सीखो, तुम लोग सीखो नहीं करती है। नहीं, ये तो बिजनेस घाटे का सौदा हुआ, ये घाटे का सौदा है, ये घाटे का सौदा है। कुछ भी उसमें 5000 1 रुपया भी आता तो ठीक था, शगुन में होता है। अब देखो क्या है टॉपिक, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। तूफान वाला साइक्लोट्रॉन नहीं, बट हाँ साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। टॉपिक फिजिक्स में भी एक है वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर हम लोग अल्फा कण को त्वरित करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे उसकी। तो अब वो सब जब गुण जानना होगा तो उसके लिए ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। हालांकि इसको इसलिए मत जानो, ये समझो कि ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात है। दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है, दिशा को समझना है। तो उस दिशा को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्रॉस का क्या मतलब है वो भी देखो। एक एरो बनाया रेड से, नयन क्या तुम्हारे नयन इसका साथ देंगे? देखा जाएगा। ये देखो एरो, ये एरो है। अब इसको तुम आराम से चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से समझो। जब ये एरो इस तरीके से इस सतह, बोर्ड वाले सतह पर जब ये एरो अंदर की ओर जाता है तो इसका बैक दिखेगा, और जब बैक दिखेगा तो वो ये वाला सेक्शन होगा। समझ में आया बात? और वो सेक्शन बाहर से क्रॉस लगेगा देखने में। यानी तुम जब देख रहे हो और एरो इस तरह से अंदर जा रहा है तो तुमको पीछे साइड से वो कैसा लगेगा देखने में? क्रॉस। यहाँ पर पूरे में क्रॉस है। इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है? अंदर की ओर। समझ में आ गया बात यहाँ तक? और अगर हम ये ऐसा हुआ अंदर की ओर का, और अगर हम डॉट ऐसे लिख देंगे, ऐसे डॉट दे देंगे, तो जाहिर सी बात है कि तीर जो है जब बाहर की ओर आएगा तो आगे इसका डॉट वाला चिन्ह दिखेगा। तो इस तरीके से अगर दे दिया जाएगा सिंबल तो ये होगा बाहर की ओर। ये परसों हम किताब में देखा था ये चीज़। हम बोला था कि हमको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमको ये समझाना होगा। ये पहले ही या दूसरे ही पेज में है, पहला ही, हाँ एकदम शुरुआते में है ही है इसके बारे में चर्चा। बताइए, अब हम मैग्नेट में पढ़ेंगे और उसके दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो ये अपने आप में बहुत ख़राब बात है। समझ में आ गया? अब देखो पहचानते कैसे, तो लिख देते हैं हम उसको रेफरेंस के लिए। अगर सिंबल इस प्रकार से क्रॉस में दिखेगा तो आप क्या समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है बाबू? अंदर की ओर है ना, अंदर की ओर है। और अगर वो डॉट शक्ल में दिख रहा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। सही है? और ये अंदर की ओर और बाहर की ओर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? इस तीर से आ रहा है। सही है ना? जब ये तीर बाहर की ओर होगा तो इस डॉट की वजह से लगेगा दिखने में, ऐसे बाहर आता हुआ तो ये डॉट हो गया। और जब ये इस शक्ल में होगा अंदर की ओर, बोर्ड में जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो ये बाहर वाला क्रॉस में दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा ब्लैक क्रॉस दिख रहा है ये क्या बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। ये हुआ पहला बात। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। अब ये है चुंबकीय क्षेत्र मेरा, अब इसमें हमको किसको दौड़ाना है? आवेश को। सही है ना? और उसके बाद हम बल ढूंढेंगे। पहले चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश को दौड़ाना है और बल ढूंढना है। तो बाबू ये टॉपिक तो हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, कल या परसों, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को दौड़ाते हैं तो F बराबर जो बल होगा वो Q V B साइन थीटा होगा। इसको मिटा रहे हैं क्योंकि इसका काम हम ऊपर कर दिया है। देखो F इज इक्वल
क्यू वी बी साइन थीटा और एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी काम कर चुके हैं हम लोग, सही है ना। अभी हम दिशा देखेंगे, दिशा का ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि दिशा भी तो ज़रूरी है ना। जब सदिश बात आएगा, v क्रॉस b का बात आएगा, तो सदिश है तो दिशा भी आएगा। तो दिशा का कॉन्सेप्ट शुरू करो, दिशा को बताओ कैसे। तो दिशा में अभी हम बस इतना जाना कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो सकती है। अगर डॉट है बाहर की ओर आती हुई तो वो होगी डॉट में, और अंदर की ओर जाती हुई तो क्रॉस में, एक बात। दूसरा, अब हम आवेश को लाते हैं, तो आवेश को किस रूप में लाना है वो भी देख लो, कंडीशन स्पेसिफिक किया हुआ है। कैसा है? जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है। लंबवत प्रवेश करने का मतलब, यह आवेश है, इस तरीके से आएगा, यह हो सकता है आवेश इस तरीके से आएगा, यह हो सकता है आवेश इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। जब भी आएगा वो इसके साथ 90 डिग्री पर ही रहेगा। तो अब इसको समझने के लिए हम ये दो को ले लेते हैं, ये दोनों से काम चल जाएगा। इसको हम हटा रहे हैं, देख ध्यान से। रेड वाला को हम रख देते हैं वेग के लिए, सही है, ये वेग को बताएगा, और ये हर बार ब्लैक वाला किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो अभी ये पीछे वाला हिस्सा है, तो हर बार चुंबकीय क्षेत्र कैसा होने वाला है? ऐसा, और वेग डिपेंड करेगा लंबवत की स्थिति के लिए, सही है ना। सबसे पहले हम वेग को ला रहे हैं, जब आवेश को ला रहे हैं, जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है, तो सबसे पहले हम आवेश को अंदर लाते हैं और लंबवत प्रवेश करवा रहे हैं आवेश को। मान लेते हैं ये वो आवेश है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं ये वो आवेश है, आवेश Q, सही है बात। और आवेश लंबवत है तो ये इस प्रकार से है। आवेश का वेग, ये v हो गया बाबू आवेश के लिए, आवेश है Q। अब वो इस चुंबकीय क्षेत्र में किस वेग से प्रवेश किया है? v वेग से प्रवेश किया है, और लंबवत है। कैसे लंबवत है? चेक कर लो, हटाओ इसको, तुम्हारा काम खत्म हो गया। ये है चुंबकीय क्षेत्र, कहाँ है? अंदर की ओर। ये कौन है? वेग, किसका? आवेश का वेग। वो कैसा है? इसमें, यही है क्या? क्लियर हो गया? अब देखो ये कितना डिग्री का एंगल पर है? 90 डिग्री के एंगल पे है, लंबवत। यही तो प्रश्न भी है, देखो, जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है, कर गया ना, चुंबकीय क्षेत्र, और ये है आवेश का वेग। क्लियर हो गया बात यहाँ पर। और जब ये इस प्रकार से प्रवेश किया, ये मिल गया आपके पास, v भी मिल गया। अब देखो ध्यान से बाबू, आपके पास v मिल गया है, आपको क्या मिल गया है? b मिल गया है, यहाँ। तो आप f का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो खाली समझोगे ना, तुरंत क्लियर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका जब काम खत्म होगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा। अगर आप यही नहीं समझेंगे तो आगे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नहीं समझ में आए तो हमको बोलना, हम फिर से बकबक कर देंगे। 90 डिग्री पर है, यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे तो वैल्यू क्या बनेगा? केवल QVB मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से अगर हम देखें तो V क्रॉस B है, तो F का जो रिजल्ट आएगा बल, वो V क्रॉस B का प्रतिफल होगा, प्रोडक्ट ही होगा V क्रॉस B का, V क्रॉस B का प्रतिफल होगा। तो V क्रॉस B का हमको निकालना है क्या? दिशा, कि V क्रॉस B का दिशा क्या निकलता है। चेक करो, ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र B, ये क्या है आपका? वेग, किसका? आवेश का वेग। अब इसकी दिशा निकालनी है, किसका? जो दिशा निकलेगा वो क्या होगा? बल। देखिए बल कैसे निकलेगा। सबसे पहले अपने हाथ को हमेशा स्ट्रेच करना है, एकदम ध्यान से समझना, मेरे साथ साथ इमेजिन करो। हाँ, हमेशा राइट हैंड, हमेशा राइट हैंड को। क्लियर? ये है चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है बाबू हम लोगों के लिए? ये है वेग। इसको स्ट्रेच करना है इस प्रकार से। तुम ऐसे भी हाथों कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम उल्टा भी कर सकते हो, दायां हाथ होना चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि हाथ के अंगुलियों को उस दिशा में मोड़ना है जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लग रहा हो। हमेशा अपने दाएं हाथ को उस दिशा में रखना है जिस दिशा में वेग है। तो वेग इस दिशा में है ना आवेश का, उस दिशा में रखो। रख दिया, देखो यहाँ पर रख दिया। हाथ की अंगुलियों को मोड़ना, अब उल्टा रखोगे तो पता नहीं कैसे मोड़ोगे, तुम समझो, हम तो ऐसे मोड़ेंगे। तो अगर इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे मोड़ो, है ना। जब ये इस प्रकार से अंगुली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है ना, तो यहाँ पर अगर ऐसे रखोगे तो ये ऐसे मुड़ रहा है, मुड़ेगा तो ये जो अंगूठा है ना वो किसको बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। तो बल कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की ओर लग रहा होगा। ये एक रिजल्ट मिला हमको, अभी मिला है। अभी समझो खाली बात को कि जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, वेग मेरा इस दिशा में है, तब बल कहाँ लगा? ऊपर की ओर। तो ये हुआ बल की दिशा। खाली समझना बाबू कि रिजल्ट क्या निकलने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ लगने वाला बल,
हम ऐसे जानबूझ के बना रहे हैं, थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं, ज़रूरत है हमको इस बात का। क्लियर है? ये क्या दिखा? इस वाले के कारण इधर दिखा बल। सही है बात? कोई तकलीफ नहीं? अब देखो, अब आवेश को हम थोड़ा घुमाएंगे। अभी ऐसे गया है, अभी ऐसे जाएगा। मान लेते हैं यहाँ वो पॉइंट है आवेश का। कोई तकलीफ? वेग इसका फिर से v रहने वाला है। ये हो गया आवेश का वेग v। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं? हाँ ठीक है, दिमाग काम करने लगा ना, तुरंत करेगा काम, देरी नहीं होगा। ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ? अंदर की ओर। और ये सही है क्या? 90 डिग्री तो अभी भी है। क्लियर हो गया? तो लंबवत तो है जैसे प्रश्न बोला। और अब हमको क्या करना है? नियम क्या है? वही दाएं हाथ को स्ट्रेच करना है उस दिशा में जहां पर वेग, ये आवेश का, यही है ना। और इसको ऐसे मोड़ो। किस दिशा में मोड़ेंगे? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये ऐसे मुड़ेगा नहीं। इसको इस दिशा में मोड़ेंगे जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंदर की ओर। तोड़ नहीं सकते। यहाँ ऐसे मोड़ो, अंगूठा देखो इस दिशा में बताने लगा, बता रहा है ना, अंगूठा जिधर बताए बल वहीं है। तो ये जो बल होगा उस बल की दिशा किधर है? इधर है। तो बल की दिशा अगर हेने है तो हेने के लिए बना दिया ऐसा। तकलीफ बाबू? ये क्या हो गया? F। तकलीफ? आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा कंडीशन, ऐसे चला है, ऐसे आया है, अब ऐसे चलाएंगे। फिर से ये आवेश, ये उसका वेग। तकलीफ? अंदर। ओहो हो, नहीं देखो, बहने वाले को रोक सकता है क्या? बहने दो ना यार, पकड़ो उसको। रुकावट के लिए खेद है। ठीक है, नहीं ज़रूरत। ओ नयन मना किया था ना, ध्यान नहीं दिया। खैर, और उसके हाथ रंगे हुए थे लाल खून से ना। देखो, हेने है चुंबकीय क्षेत्र और होने है वेग। सही है क्या? अब इसको कैसे बनाया जाए बाबू? हाथ कैसे घुमाया जाए? इसका के लिए ऐसे, ऐसे। सही है ना बाबू? दाएं हाथ, बायां हाथ नहीं लाना है ना, दायां ही लाना। अब ऐसे लेकर ऐसे घुमा नहीं सकते, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा और ऐसे घुमाना पड़ेगा। देखो इस दिशा में जा सकते हैं, जा सकते हैं। अब जब जाएंगे तो बल कहाँ लगने लगेगा? नीचे की ओर लगने लगेगा। चलो लगाते हैं नीचे की ओर बल। तुम लोग तो बहुत होशियार हो जी। अब पता नहीं इतना होशियार कैसे हो गए, हमको नहीं मालूम, बट बहुत होशियार हो गया। यहाँ तक सही है बात? अब आवेश को लेकर के हम कहाँ आ जाएं? हेने। यहाँ पर कहते हैं ला करके क्यों? सही है ना भाई? सब जगह तो चुंबकीय क्षेत्र ही है, हम यहाँ पे नहीं ऐसे बोल सकते यहाँ पे क्यों आ गया। और अब कहाँ ले जाएंगे? नीचे की ओर। सही। अब नीचे की ओर लेकर जाओगे तो फिर चेक करो, फिर चेक करो, ये कहाँ है? अंदर की ओर। ये कहाँ आया? नीचे की ओर। ऐसा है। सही है क्या? सही है? अरे हाथ टेढ़ा किए वाले लोग देखो ना, ऐसा है ना। सॉरी, वो बोल रही है कहाँ जा रहा है। सही बात है, हम वहाँ देख रहे थे, वो अपना हाथ टेढ़ा किए हुआ था। खैर देखो, अब ठीक है क्या? ये हो गया आवेश का वेग, ये नीचे की ओर, और ये जो ब्लैक वाला अंदर की ओर जैसे। सही। अब ये हो गया। सही है? ऐसे हुआ ना। और इसको आप इस दिशा में मोड़ेंगे, हाथ को इस दिशा में क्यों मोड़ेंगे? क्योंकि मेरा चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में है। तो V से B के पास जाएंगे तो अंगूठा सामने की ओर बता रहा है, यानी कि हेने की ओर बता रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से, कहाँ गया भाई? हाँ ठीक है, यहाँ पर है, तो इसको हम इस दिशा में बता सकते हैं। देखो तो बाबू, इस दिशा में बता सकते हैं। सही है क्या? कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना। हर बार इस बात का ख्याल रखिएगा कि जैसे ही दिशा निकालने के लिए कहे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो पहले जिसका नाम होगा ना V का, उसके तरफ से हाथ को स्ट्रेच किया जाता है, और जिसकी ओर जा रहा होता है, ये B की ओर जा रहा होता है, तो अपने उंगलियों को उसी की दिशा में मोड़ते हैं जिस दिशा में वो जा रहा होता है। तो V से B की ओर जा रहा है, आप देखो, है ना।
तो V क्रॉस B है, इसीलिए हर बार हाथ जो स्ट्रेच हो रहा है वो V की दिशा में हो रहा है। हर बार हाथ हम स्ट्रेच किसकी दिशा में कर रहे हैं? V की दिशा में कर रहे हैं। इसलिए रिजल्ट में तुम देख रहे हो। और उसका किसको पीछा करता है? उंगली, उंगली चुंबकीय क्षेत्र का पीछा कर रहा है, B का पीछा कर रहा है। और इस वजह से अंगूठा किसको बता रहा है? हर बार फोर्स को, बल की दिशा को। और अभी तक हम लोग जो कंडीशन निकालते थे वहाँ पे सिर्फ बल का मान मिलता था, F max मिलता था, ILB मिल रहा है, जो भी, लेकिन दिशा नहीं मिलता था। दिशा निकालने का तरीका आपको पता चल चुका है। तकलीफ नहीं? अब देखो, उसको हटाओ। अब यहाँ देखो हम क्या टॉपिक बता रहे हैं, बस वही आलतू फालतू काम करना था वहाँ पे। अब यहाँ देखो, एक बल है बाबू, अभिकेंद्र बल। पढ़े हैं कभी क्लास 9 में, 11th में भी, एकदम लास्ट में हम ये सब डिराइव करवाए थे, एकदम लास्ट में करवाए थे। अभिकेंद्र बल, अभी याद दिला देते हैं। वृत्ताकार पथ है, सही है ना? m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, r त्रिज्या है, v वेग से दौड़ रही है, सही है? तो अभिकेंद्र बल F बराबर होता है mv²/r। अभिकेंद्र बल मिल गया। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हम बोल देते हैं, सुन लो ध्यान से। अभिकेंद्र बल का ये मतलब है बाबू कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, इसका मतलब है कि एक बल अवश्य उनके बीच में लागू है। उस वस्तु और जिस पथ पर वो गतिशील है उसके बीच में एक बल जरूर है जो उस वस्तु को बांध कर रखी हुई है, जो उस वस्तु को उसके पथ से भटकने नहीं दे रही। और इसका उल्टा भी ठीक है, इसका ऑपोजिट भी बोल सकते हैं कि एक बल है, बल वस्तु को चलाने के लिए, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कराने के लिए जरूरी है। उस बल को हम क्या बोल रहे हैं? अभिकेंद्र बल। या फिर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो अभिकेंद्र बल की उत्पत्ति होगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों उल्टा, दोनों काम करेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अभिकेंद्र बल जैसा कोई भी बल प्रकृति में है ही नहीं। ऐसा कोई बल है ही नहीं प्रकृति में। अभिकेंद्र बल को बोला जाता है कि ये एक ब्लैंक स्पॉट है, खाली कुर्सी है। जैसे ये चेयर यहाँ पे रखा हुआ है, ये चेयर टीचर का है, हम बैठ रहे हैं क्योंकि हम टीचर, कल को कोई आकर बैठ जाएंगे तो आपके टीचर वो हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो अभिकेंद्र बल भी बिल्कुल याद करो, हम प्रिंसिपल वाला एग्जाम्पल दिए थे उस दिन, हेड सर वाला, क्योंकि हमको इसलिए याद है क्योंकि 9th क्लास में भी अभिकेंद्र बल पढ़ने का है ना, तो वहाँ भी हम वही एग्जाम्पल दिए। और वही एक एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है कि हेड सर कौन होते हैं? कोई व्यक्ति, कोई खास नाम नहीं, जो उस ब्लैक चेयर पर बैठे हुए होते हैं वही हेड सर होते हैं। अब शहबाज बोलेगा सर ब्राउन चेयर हो गया तो जनरली ब्लैक होता है, इसलिए। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि पृथ्वी, एग्जाम्पल क्या देंगे अभिकेंद्र बल का? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों ओर, किस वजह से? कोई तो होगा ना सर। आप अभी बोले कि वृत्ताकार पथ पर अगर कोई पिंड गतिशील है तो कौन सा बल लागू है? अभिकेंद्र। तो सर हम कभी पढ़वे नहीं करते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के केंद्र के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा अभिकेंद्र बल है, कभी नहीं पढ़ते। तो हम तो बोला ही वो एक ब्लैंक स्पॉट है, वो एक चेयर है। अब वो चेयर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल बन गया। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसका भूमिका निभा रहा है? अभिकेंद्र बल का। कहने का ये मतलब है कि अगर एक्स्ट्रा बता रहे हैं बट समझ लो, अगर गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला मालूम है किसी को? G(m1m2)/r², ये बिल्कुल बराबर होगा किसके? 100%। समझ में आया बात? इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो जाए तो अभिकेंद्र बल की उत्पत्ति हो जाती है। तकलीफ? इस केस में तुम देखो, ये वाला पिंड जब इस दिशा में गतिशील था आवेश, तो उसका केंद्र कहाँ बन रहा था? गौर करो, यही तो सिखाना है असल में। जब ये वाला आवेश इस दिशा में गतिशील था तब भी इसका निशान देखो कहाँ जा रहा है? इधर। इस दिशा में गतिशील हुआ तब भी उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? इधर। और इस दिशा में जब गतिशील हुआ तब भी इसका ध्यान कहाँ जा रहा है? इधर। क्या ये आपस में वृत्ताकार लूप बना रहे हैं? ओह, इसका ये निष्कर्ष निकल गया कि अगर कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो फिर वो जैसे तैसे नहीं भटकेगा, फिर वो कैसा लूप बना लेगा? वृत्ताकार लूप बना लेगा। समझ में आ रहा है बात? तकलीफ? और तुम ध्यान रखो कि ये जो आवेश जिसको तुम इस वृत्ताकार लूप में लेकर के आए, तुम्हारा कोई सोच भी था कि तुम वृत्ताकार लूप में ला रहे हो?
तुम कैसे ला रहे थे बाबू? आवेश को लंबवत बनाकर ला रहे थे। लंबवत बना के लाने का मतलब ये बाबू कि F जो है वो Q V B बन करके आया तुम्हारे पास, साइन थीटा साइन 90, तो तुम्हारा जो बल है वो Q V B बन करके आया इसके पास। लेकिन जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया तुम अनजान हो इससे, तुमको पता भी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले पता भी चला तुमको कि क्या बन गया यहाँ पर, नहीं ना, लेकिन तुम खुद देखो बल की दिशा क्या हो गई, एक दिशा में हो गई। अब यही पिंड को तुम देखो, यहाँ से यहाँ आ जाए तो कहाँ देख रहा होगा, यहाँ से यहाँ आ जाए कहाँ देखेगा, देखो तो है सेम चीज़, समझ में आया? तो ये जो बल है QVB किसके कुर्सी पे बैठ गया? आके प्रिंसिपल की कुर्सी पे आके बैठ गया, है अभिकेंद्र बल। यही बल अभिकेंद्र बल का रूप ले लिया, कह सकते हैं ऐसा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो QVB है हम इसको लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल किसके बराबर हो जाएगा? अभिकेंद्र बल के बराबर, क्योंकि अब यही तो अभिकेंद्र बल का रोल ले लेगा ना। कौन रूप ले लिया? अभिकेंद्र बल का। तो ये QVB बन गया उसका अभिकेंद्र बल। यही तो मजबूर कर रहा है इसको क्या करने के लिए? बेंड करने के लिए, 90 डिग्री पे घुमाने के लिए, बार बार कि तुम घूमो कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? अभिकेंद्र बल के बराबर हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कौन सा बल लग रहा है? QVB। आलोक यहाँ पे साइन थीटा काहे लिख रहे हैं बाबू? साइन थीटा क्यों हटा दिए यहाँ पर से? क्योंकि आवेश लंबवत आ चुका है, तो 90 डिग्री के लिए वो हट चुका है, तो खाली QVB बचा। और साथ ही ये किसके बराबर हो जाएगा? किसके कुर्सी पे जाके बैठेगा ये? अभिकेंद्र बल के, mv²/r होगा। कौन कौन सा वैल्यू एलिमिनेट करेगा? ये और ये। देखो क्या मिला? QBr/m इज इक्वल टू v मिलेगा क्या? v से क्या सूचित करते हैं? वेग। यहाँ से एक और चीज़ मिल गया हमको, क्या? कि ये जो आवेश जो भटक रहा है जिसके लिए आप v लिख रहे हो, वो v का मान कितना होगा? QBr/m। वेग मिल गया। तकलीफ? कुछ दिक्कत लग रहा है क्या? टॉपिक देखो कैसे रिलेट किया हुआ है। अब इसको कॉपी में जाकर के इसी प्रकार से इसको अरेंज करना है। अब कैसे तुम समझ रहे हो इस वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, कैसे समझ रहे हो, जो समझ रहे हो कंटेंट एकदम कॉपी में भर लेना है वैसे ही जाकर के, समझे? ये समझने के लिए, एग्ज़ाम में नहीं आने वाला ऐसे। ये बताइए एक आवेश चुंबक नहीं, एग्ज़ाम में वो तो टीचर लोगों पर डिपेंड है ना कि कैसे टीचर जो हैं वो समझाएं हैं। हम तुमको क्या बताया अभी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है और एक आवेश जो लंबवत तुम ला रहे हो, तुम बस इतना ही ध्यान दिए, तुम आवेश को लंबवत प्रवेश कराए तो हम तुमको दिशा और उसके साथ साथ बल के लगने की दिशा का आकलन सिखाया। जब तुम ये सीखे तो तुम सीखने के बाद तुम क्या ऑब्जर्व किए कि सर सभी बलों की दिशा केंद्र की ओर है, तो सर ये तो अभिकेंद्र बल बन गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्थिति कैसी होगी? वृत्तीय गति की स्थिति हो गई कि मेरा आवेश जो है वो कैसे पथ में दौड़ रहा है? वृत्ताकार पथ में दौड़ रहा है, यही ना निष्कर्ष निकला। तो अभिकेंद्र बल बन गया। तो हम बोले, तुम जैसे ही हमको बोले कि सर यहाँ पर अभिकेंद्र बल बन गया, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला है mv²/r। लेकिन साथ में हम ये भी तो बोलेंगे ना कि बाबू यहाँ पर बल कौन सा लग रहा है? QVB। दोनों बराबर हो जाएगा, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स mv²/r के बराबर था, यहाँ पर अभी हम बताया, दोनों इक्विवेलेंट हो गया। तो जब दोनों को हम जैसे ही इक्विवेलेंट किया तो यहाँ से हम v का मान निकाल लिया, और v बराबर क्या? v क्या है तुम देख लो, v क्या होता है? वेग होता है, सही है ना? तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लिया कि ये आवेश इस वृत्ताकार पथ पर किस वेग से चल रहा है? v वेग से। फिर हम निकालते हैं, यहाँ पे वेग निकला भी, v क्या बता रहा बाबू? वेग। तो यहाँ पर हमको वेग मिला। एक टॉपिक और आता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल कैपिटल T, याद है? आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या होता है? एक पूरा चक्कर, यहाँ से मान लो चलना शुरू किया ये आवेश, यहाँ से चल करके वापस यहाँ पहुँच गया। एक पूरा चक्कर चलने में कुल कितना समय लगा, उसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल T, आवर्तकाल कहते हैं। तो एक पूरा चक्कर यानी वृत्त की परिधि के बराबर, सही है क्या? तो ये हो गया 2πr। और काल है, काल का मतलब समय है। ऐसे भी जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, सही है ना? तो दूरी कितना चलेगा? यहाँ से चलेगा और वापस यहीं तक तो आना है, एक ही चक्कर चलना है, तो वो वृत्त के परिधि के बराबर चलेगा, 2πr चलेगा। और डिवाइडेड बाई कितना से भाग लगेगा? जो उसका चाल है, यानी जो उसका वेग है। अब वेग क्या है?
ये निकला है ना अपॉन वी, सही है क्या? इसका रिजल्ट निकाल लो, T इज इक्वल टू 2πr अपॉन वी। रिकॉर्ड हो रहा है बाबू, क्या अटक गया है? चल रहा है। अपॉन वी, तो वी का मान कितना है? Q B स्मॉल r, और ये m कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला गया। r से r एलिमिनेट करेगा, और भी कुछ है? नहीं है। तो T बराबर हो जाएगा 2πm अपॉन QB। सही है क्या? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आवर्तकाल मिल गया। जब आवर्तकाल मिल जाएगा तो हम आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। आवृत्ति स्मॉल f क्या होता है? 1/T। सही है क्या? ये वाला क्लास 9 में भी ये फॉर्मूला रहता है आवृत्ति का। और हम बता दें कि जो कैपिटल T होता है बाबू, वो होता है एक चक्कर में लगा समय, और जो स्मॉल f होता है बाबू, वो होता है 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। और इसी से ये निकला है फॉर्मूला। कैसे निकला वो भी बता दिया जाए, समझ में आता है? एक चक्कर में लगा समय को कैपिटल T बोलते हैं। तो इसको देखो, एक एक नियम में बनाओ ना। कैपिटल T समय में, कैपिटल T सेकंड में कितना चक्कर लगता है? एक चक्कर है बाबू आवर्तकाल का। देखो तो कैपिटल T बराबर एक चक्कर में लगा समय, है ना? तो हम बोल सकते हैं ना कि कैपिटल T सेकंड में कितना चक्कर हुआ? एक चक्कर। इसलिए एक सेकंड में कितना चक्कर हो जाएगा? 1/T चक्कर। और जो एक सेकंड में होता है वही तो है आवृत्ति, है ना? तो आवृत्ति इज इक्वल टू 1/T हो गया, तो 1/T कर दिया। इसी को हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। तो आवृत्ति हो जाएगा QB अपॉन 2πm। आवृत्ति मिल गई। होगा। एक और चीज़ बचा हुआ है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, ओमेगा। ये सब आने वाला है, इसीलिए रिकॉल कर लो इनको। कोणीय वेग लास्ट में जो पढ़ाया गया था 11th में, वो मजाक नहीं था। कोणीय वेग इज इक्वल टू क्या होगा? कोणीय विस्थापन बटा समय। समय क्या होता है? वही आवर्तकाल T होता है। अब कोणीय वेग और विस्थापन का क्या मतलब है? कोणीय विस्थापन समझ में आता है बाबू? देखो यार, यहाँ से चलना शुरू करेगा, हाँ, और यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा बाबू? यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनेगा पूरा। एक चक्कर पूरा हुआ ना, तो 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? 2π के नाम से जानते हैं ना? तो अगर एक चक्कर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा तो कुल कोणीय विस्थापन हो जाएगा 2π का। और समय क्या है? कैपिटल T। कैपिटल T क्या हो गया? आवर्तकाल, वही तो समय है। अब हम इसको हल करेंगे। 2π को 2π रहने दीजिए, और कैपिटल T का यहाँ फॉर्मूला मिला था 2πm इंटू QB ऊपर चला जाएगा, QB। 2π से 2π कैंसिल, QB अपॉन m। तो यहाँ पर हमको ओमेगा इज इक्वल टू भी मिल गया QB अपॉन m। बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, आराम आराम से। फिर से रिकॉल कर देते हैं। रुक ना, 2 मिनट दो टाइम हमको, 2 मिनट और। अंशी बोलती ना 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 हो गया, बस छुट्टी दो, हो गया यार। 11 साढ़े 11। टाइम कितना हो रहा है? टाइम बाकी है 5 मिनट, बस 5 मिनट दो, हम ठीक कर देते हैं। 2 मिनट में ठीक कर देते हैं यार। देखो, टॉपिक हम लोगों का था चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। सबसे पहले हम कल्पना करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया कि आप एक एरो को लें, उस एरो के 2 सिरे होंगे, एक ही सिरा होता है। आगे की ओर पॉइंट बना हुआ होगा, पीछे की ओर से वो क्रॉस दिखेगा। इस वजह से ये पीछे वाला सेक्शन हुआ। तो इस बोर्ड पर ये जो क्रॉस वाला सेक्शन दिख रहा है, वो क्या बता रहा है? अंदर की ओर स्थिति के बारे में। ठीक है कि हाँ, जो एरो है वो अंदर की ओर जा चुका है। ये बैक वाला है, सब बैक वाला आपको दिखा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के अंदर की ओर है। ठीक है बात यहाँ तक। इसके बाद कंडीशंस लगाएं। जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है, हमको कुछ भी फालतू नहीं सोचना है, हमको बस इतना देखना है, आवेश मेरा लंबवत जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे गया हुआ है, ये एक बार ऐसे जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे गया हुआ है तो ऐसे आएगा। चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत बनाना है, ये इसका मतलब है। क्लियर? अब लंबवत बनेगा, एक कंडीशन यहाँ दिया,
तो बल की दिशा कैसे पता चला कि भाई आप क्या करेंगे, आवेश की गति, आवेश का जो वेग है उसकी दिशा में अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे। अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की ओर ले जाइए तो बल ऊपर की ओर। जब यहाँ पर आए अंदर की ओर है तो बल इधर की ओर, इधर आए ऐसे था अंदर की ओर तो इसको ऐसे चला, ऐसे किया तो ये अंदर की ओर। ऐसे ऐसे चेक करते हुए हम सब जगह से ये कल्पना कर लिया कि आखिर बल की दिशा क्या होगी। बात को हम यहाँ पर से रोक दिया और थोड़ा सा डिस्कस शुरू किया किस बात पर, अभिकेंद्र बल के लिए, कि जब कोई पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m हो तो अगर वहाँ पर हम किसी आवेश को दौड़ा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो उसका अपना एक द्रव्यमान होगा, है ही है द्रव्यमान। अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड हो, v वेग से r त्रिज्या के पथ पर गतिशील है, तो उस पर एक बल आरोपित होगा जो उसको अपने वृत्ताकार पथ पर दौड़ाने पर विवश कर रहा है। वो बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी फिर डिस्कस किया कि ये कोई ऐसा बल है नहीं जो सच में एग्जिस्ट करता है। ये एक ब्लैंक स्पॉट यानी वेरिएबल की तरह काम करता है, इसके जगह पर कोई भी आ सकता है। यानी ये बल बिल्कुल कहाँ काम कर रहा है, जैसे सूरज और पृथ्वी के बीच में भी काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के नाम से जाना जा रहा है वहाँ पर, समझ गए ना। वृत्ताकार पथ पर गतिशील किसी भी पिंड के लिए अभिकेंद्र बल लागू है, वो अभिकेंद्र बल अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ग्रेविटी सूरज और पृथ्वी के बीच में वो ये है, और यही बल किस नाम से जाना जा रहा है, अभिकेंद्र के नाम से भी जाना जा रहा है। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है, और जब एक ही चीज़ है तो दोनों की तुलना होना लाजमी है, सही है। जैसे यहाँ पर तुलना हो सकता है वैसे ही हम बोला कि अगर ये पिंड यहाँ गतिशील है तो बल आरोपित करेगा, और अगर लंबवत है तो 90 डिग्री के हिसाब से, तो बल के लिए F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला QVB sin थीटा। किसी भी गतिशील आवेश के लिए चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल होता है। तो बल अगर वो 90 डिग्री पर है तो थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो F क्या मिला, QVB। यही बल जब हम यहाँ पर काउंट किए तो देखिए क्या, सभी बल की दिशा केंद्र की ओर है, सभी बल की दिशा केंद्र की ओर है। इसका मतलब है कि ये भी कहीं ना कहीं अभिकेंद्र बल लागू करेगा, और आवेश चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई गतिमान आवेश प्रवेश कर जाए तो खुद ही वो किसको फॉलो करने लग जाता है, अभिकेंद्र बल को खुद फॉलो करने लग जाएगा, यानी वृत्तीय गति चालू कर देगा। जैसा कि तुम देख सकते हो कि ऐसा उसका कोई मूड नहीं था। क्या तुम जब लाए थे इस आवेश को तो इस मूड में लाए थे क्या, नहीं, हम भी तो ऐसा कोई चर्चा नहीं किए थे, लेकिन खुद ही तो होने लगा है, तुम ही चेक करो, सही है। तो हम क्या किया, यहाँ पर कौन सा बल लागू था, QVB, और ये किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। यहाँ पर हम दोनों को बराबर किया और उससे हमको सबसे पहला फॉर्मूला मिला किसका, वेग का। और ये वेग किसका है, उस आवेश का जो चुंबकीय क्षेत्र में रन कर रहा है, चल रहा है। ये एक वैल्यू मिला QBr/m। इसके बाद हम आवर्तकाल निकाला। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होगा, कुल तय की गई दूरी, एक चक्कर, वो हो गया 2πr परिधि के बराबर, और वेग तो 2πr हो गया परिधि के बराबर का, और वेग का वैल्यू है QBr/m। QBr/m तो m ऊपर चला गया, रिजल्ट क्या मिला, 2πm/QB। ये आवर्तकाल हो गया। आवर्तकाल के बाद आया आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, एक सेकंड में चक्करों की संख्या है ना, सॉरी हाँ वही कंपन, ये चक्कर, तो 1/T हो गया। जस्ट इसका व्युत्क्रम कैसे हुआ, कई जगह ये फॉर्मूला सिर्फ रटा हुआ होता है, यहाँ पर हम एक एक नियम बना के दिखला दिया कि तुम खुद देख लो, ये रटा हुआ नहीं है, ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है। T सेकंड में एक चक्कर, इसलिए एक सेकंड में 1/T। क्यों ऐसा लिखा गया, क्योंकि T क्या होता है, आवर्तकाल किसको कहते हैं, एक चक्कर में लगा कुल समय, सही है, हाँ। तो वो निकल गया 1/T से, इसका जस्ट उल्टा, T का उल्टा कर देंगे सीधा, QB ऊपर चला गया, 2πm नीचे आ गया, और कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मतलब पिंड यहाँ से चलना शुरू किया बाबू, यहाँ आकर के रुक गया, एक चक्कर लगा, तो ये एक चक्कर में कितना कोण अंतरित किया, 360 डिग्री का। रेडियन फॉर्म में इसको 2π बोलेंगे, तो ये हो गया 2π, और समय आवर्तकाल के बराबर, क्योंकि एक चक्कर हुआ ना, एक चक्कर में कितना समय लगेगा, कैपिटल T लगेगा, तो वहाँ पर कैपिटल T रख दिया, 2π को 2π रहने दिया, T के जगह पर जो आवर्तकाल का फॉर्मूला निकाला उसको रख दिया, रिजल्ट आ गया QB/m। ये हो गया कोणीय वेग का। ध्यान रखेंगे, कोणीय वेग, आवृत्ति, आवर्तकाल और वेग, एकदम ध्यान रखेंगे, समझ गए ना, क्योंकि हम लोग जब साइक्लोट्रॉन के टॉपिक में जाएंगे तो बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। देख ले बाबू, कोई सवाल है तो कर लो, यही टॉपिक था, बोलो इस टॉपिक में क्या लिख पाते हैं, तो इसलिए वीडियो अपना ठीक है इसका। कोई सवाल हो तो कर लो, नहीं तो फिर वीडियो में हमको नचा नचा करके देख लेना फिर आराम से, चला जाए, क्लियर है, ठीक।